बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा। सिपह सलार को अमारात के दूसरे आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ दी यूनियन से नवाजा गया। आर्मी चीफ के पहुंचने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ की अमाराती सदर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान अमारात गहरे ताल्लुकात हर शोबे में मजीद मजबूत होंगे, अमाराती सदर की जानिब से अज़म का इजहार किया गया। एजाज दोनों ममालिक के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात की मजबूती का आकाश है, आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा। सिपह सलार को अमारात के दूसरे आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ दी यूनियन से नवाजा गया है। आर्मी चीफ के पहुंचने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ की अमाराती सदर से भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। अमाराती सदर की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया कि पाकिस्तान अमारात गहरे ताल्लुकात हर शोबे में मजीद मजबूत होंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, बेशतर इलाकों में बरसाती पानी जमा हो गया है। शहर की सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नवीद कमाल से। नवीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची की अक्सर शाहराहों पर बारिश का पानी जमा है। इसके अलावा जो है, जो हालिया बारिशें हुई हैं, इसके बाद कराची के अक्सर इलाकों में जो है गटर भी उबल रहे हैं, जिनमें पोश इलाके भी शामिल हैं और सीवरेज की लाइनें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म के इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। हम स्कीम 33 में मौजूद हैं। कराची के पोश इलाकों में ये शामिल होता है। कई हाउसिंग सोसाइटीज़ जो इससे मुंसलिक है, जो मरकज़ी लिंक रोड है जो M9 को इन सोसाइटी से मिलाता है, उसमें हम मौजूद हैं और कई दिनों से यहाँ पर गटर का पानी जमा है। कोई इंतज़ामी यहाँ पर फ़र्द यहाँ नहीं पहुँचा। इलाका मकीनों का ये कहना है कि इंतज़ामिया को कई दफ़ा शिकायत की है, लेकिन कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा। कई दफ़ा इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत इस लाइन को रिपेयर करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें भी जो है कामयाबी नहीं हो सकी। कुछ इक्का दुक्का गाड़ियाँ यहाँ से अगर गुजरती भी हो तो बाइक सवार इसमें गिर जाते हैं और जो गाड़ियाँ हैं वो बंद हो जाती हैं। यहाँ से लोग गुजरने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये एक मरकज़ी रास्ता है, लेकिन इससे लोगों को बड़ी शदीद मुश्किलात हैं और लोग जो है काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। जी, शहर कायद का जिक्र करेंगे कि कराची में बारिशों के बाद शहर की कितनी सड़कें मुतासिर हैं और ट्रैफिक पुलिस क्या इक़दाम कर रही है। हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर DIG ट्रैफिक के हमरा मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी, बताइएगा। शहर में जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे जो शहर की 200 से ज़ायद सड़कें जो हैं वो बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। जानेंगे DIG ट्रैफिक से कि कहाँ पर ज़्यादा मसाइल जो है वो ट्रैफिक के आ रहे हैं, कौन सी सड़कें जो हैं वो ज़्यादा मुतासिर हुई हैं और कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल सबसे ज़्यादा हो गए। गुज़िश्ता 2 माह से ये जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और ये 5वां स्पेल जो है वो इस वक्त चल रहा है, जो कि आज से शुरू हुआ है। इस दौरान जो है कराची की बेशतर सड़कें जो है वो मुतासिर हो गई हैं और स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, यहाँ पे कोरंगी में तो 2 मेन शाहराहें मुतासिर हैं। कोरंगी जो क्रॉसिंग रोड जो है वो मुतासिर हुई है, वो नदी में से गुज़रती है, वो बंद है। उसके अलावा कॉजवे जो वो भी नदी से गुज़रती है, वो भी ट्रैफिक के लिए बंद है। गाड़ियों का ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि गढ़ों में जब गाड़ियाँ लगती हैं, स्पेशली जब हैवी व्हीकल जो है वो गढ़ों में से गुज़रती है और उसमें अक्सर के एक्सल टूट जाते हैं। हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट ये की है कि जो मेन आर्टरीज़ हैं उनके ऊपर जल्द अज जल्द और स्पेशली जो ब्रिजेस के ऊपर रिपेयर का काम की ज़रूरत है, उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मजमूई तौर पर जो शहर की तमाम सड़कें हैं वो मुतासिर हुई हैं और कोशिश की जाएगी कि जैसे ही बारिशों का सिलसिला रुके तो फौरी तौर पर सड़कों की मुरम्मत का काम जो है वो शुरू किया जाए। जी, मुल्तान में दरिया चनाब के पानी ने बेश के इलाके में तबाही मचा दी। घर, फसलें, बागात सब तबाह हो गए, लेकिन इसके बावजूद ताहाल इंतजामिया ने मुतासरीन की मदद के लिए कोई अमली इक़दाम शुरू नहीं किए। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम नासिर से। जी बिल्कुल, मुल्तान में भी जो है वो दरिया चनाब के पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब तक जो है वो मुतअद्दिद जो बस्तियां हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं और जो अहले इलाका है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जानवर और जो कीमती सामान है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा जो नुकसान हो रहा है आम के बागात को हो रहा है, फसलें जो खड़ी थी उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो शदीद इस सैलाबी पानी की वजह से नुकसान पहुँच रहा है। इलाका जो मकीन है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या मुश्किलात है आपको और कितना नुकसान हो गया। जितनी फसलें हैं तकरीबन ही सारी ख़त्म हो चुकी हैं और उसके अलावा भी आप देख सकते हैं रेस्क्यू जानवर वगैरह जो देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे लोग लेके आ रहे हैं वापस भी अपने
और उसके अलावा भी बहुत सी मुश्किलात हैं। क्या कहेंगे आप जो है गवर्नमेंट को क्या करें? कि हमारी मदद के लिए आए, हमारे साथ मदद करें, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हम गरीबों का कुछ ख्याल करा जाए। जी बिल्कुल, ये जो है वो इन इलाकों के मुकीन है जहाँ पर सैलाबी पानी जो है वो तबाही मचा रहे हैं। इनका ये कहना है कि हुकूमती अदारे जो हैं वो आएँ और जो बीच में फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकालें, उनका कीमती सामान निकालें, जबकि जो नुकसान हुआ है उसका भी इजाला किया जाए। जी आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दुनिया चीन और अमेरिका की सर्द जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पाकिस्तान तसादुम पर नहीं, ताउन पर यकीन रखता है। अमरीकी मैगजीन न्यूज़ वीक को इंटरव्यू देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी हुकूमत अमेरिका के साथ तामीरी और मुस्तहकम ताल्लुकात की ख्वाहां है और मुतादिद शोबों में दोनों मुल्क बातचीत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि माजी में चीन और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान ने पुल का किरदार अदा किया था। चीन और अमेरिका चाहें तो पाकिस्तान दोबारा पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इत्तेहादी हुकूमत के बारे में उन्होंने कहा कि इत्तेहाद में शामिल जमातों ने मुश्तरका तौर पर 70% वोट हासिल किए हैं, इसलिए ये हुकूमत अवाम की हकीकी नुमाइंदगी करती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ अगले इंतखाबात में पार्टी मुहिम की क़यादत करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक हासिल है, तरीक़ाकार पर इख्तलाफ है। वो जद्दा में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से इजहार ख्याल कर रहे थे। इशू ये नहीं है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक नहीं, वोट का हक आपको भी है, बाकी लोगों को भी है। झगड़ा इस बात का है कि आपको अपना वोट कास्ट करने के लिए पाकिस्तान जाने की बजाय जहां पे आप मौजूद हैं वहीं पे आपको वोट कास्ट करने का हक दिया है। एक दो इशूज ऐसे हैं कि जिनको लाजमी हल होना चाहिए, तो उनके मुतल्लिक भी मेरा वादा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करके तो इंशाल्लाह उनको भी हल करवाएंगे। पार्टी लीडर को जब भी आना चाहें वो फैसला अपना खुद करेंगे, खुद अनाउंस करेंगे, लेकिन पार्टी ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन की जो रूटीन है उसको लीड करें। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा है लॉन्ग मार्च का ऑप्शन इमरान खान के पास हर वक्त मौजूद है, जब मुनासिब समझेंगे इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में सियासी और मुआशी बहरान का वाहिद हल इंतखाबात हैं। इलेक्शन का टाइम फ्रेम दिया जाए फिर आगे बात होगी। शहबाज गिल का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं, उन पर तशद्दुद का मकसद इमरान खान के खिलाफ बयान लेना है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे उमर जट से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। शहबाज गिल के हवाले से बड़ी आपके जो कारकुन उन्होंने तनकीद की, जी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हो रही या उनको सपोर्ट नहीं कर रही, तो सर क्या ऐसा है कि आप लोग उसको नहीं, इसको बयानिए के साथ नहीं खड़े? पार्टी जो है शहबाज गिल के साथ खड़ी हुई है। शहबाज गिल ने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट को कोई पार्टी की पॉलिसी स्टेटमेंट तो वो इशू कर नहीं रहे थे, तो वो ज़ाती तौर पे उसकी एक्सप्लेनेशन जो भी है वो कानून के मुताबिक वो दे देंगे, लेकिन उनको मारा जाए, जिस्मानी तशद्दुद किया जाए, किस लिए? शहबाज गिल नहीं है हदफ उसका, वो चाहते ये हैं टॉर्चर करके शहबाज गिल से कोई झूठा स्टेटमेंट निकलवा लें इमरान खान के खिलाफ। अभी जिस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन है, इलेक्शंस भी हो रहे हैं सर, सियासत में बैकडोर राब्ते होते हैं, मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब ये क्या सरैयाँ और ये अफवाहें हैं कि आप लोगों के भी बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, तो सर पहले तो ये बताएं कि क्या कोई ऐसे बैकडोर राब्तों का आपके साथ कोई हुआ है या हो रहे हैं, मतलब इसमें हकीकत क्या है? हम जो भी करते हैं खुल के करते हैं, अवाम के सामने करते हैं। पिछले 4 महीने से एक ही मौक़िफ़ है, पाकिस्तान शदीद बहरान में, पाकिस्तान को शदीद नुकसान हो रहा है। इस बहरान से निकलने का एक ही रास्ता है, वो नए इलेक्शन है, एक नया फ्रेश मैंडेट है आवाम का। बिल्कुल बैठ जाएंगे साथ, लेकिन पहले ये ऐलान करें कि हाँ जी हम एक जल्द और फौरी इंतखाब की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि नवाज शरीफ किसी भी टाइम अपनी कैंपेन को लीड करने के लिए वापस आएंगे पाकिस्तान? देखिए नवाज शरीफ, लगता तो इस वक्त यही है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ को तो पाकिस्तान आज से 2-2.5 साल पहले वापस आना चाहिए था, लेकिन ये भी मैं साथ साथ बोलता हूँ कि अगर इससे हमें डराया जा रहा है ना कि ओह हम नवाज शरीफ को वापस ले आ जाएंगे, तुम लिख लो नवाज शरीफ को तुम छोड़ दो कैंपेन करने के लिए, इमरान खान बमुकाबला नवाज शरीफ मुकाबला करा दो, 2/3 अक्सरियत अगर इमरान खान फिर भी ना लेके आए। खान को टेक्निकल नॉकआउट किया गया तो फिर पार्टी कौन करेगा? लीडर जो है वो गमलों में नहीं पैदा होते, लीडर जो है वो फैसलों के जरिए, बंद कमरों के फैसलों के जरिए नहीं बदले जाते। इमरान खान पाकिस्तान का लीडर है, आप जो मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, जो मर्जी इलेक्शन कमीशन कर ले, जो मर्जी अदालतों से कर दो, लीडर पाकिस्तान का इमरान खान है और इस हकीकत को कोई बदल नहीं सकता।
अडयाला जेल में शहबाज गिल को एक रात चक्की में गैर कानूनी तौर पर रखने पर 2 अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर ने अडयाला जेल का दौरा किया। उन्होंने DIG और सुप्रिटेंडेंट जेल को गफलत और लापरवाही पर ओहदों से हटाने की सिफारिश की। सूबाई वज़ीर राजा बिशारत ने ट्वीट में DIG जेल खाना जात रावलपिंडी डिवीजन राना अब्दुल रऊफ और जेल सुप्रिटेंडेंट चौधरी असगर को फौरी तौर पर हटाए जाने के बारे में आगाह कर दिया। वज़ीर दाखिला ने शहबाज गिल से मुलाकात के दौरान सेहत और जेल अमले के रवैये के बारे में मालूमात हासिल की। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मेरे नहीं वज़ीर आज़म के दस्तखत से बढ़ती हैं। टैक्स में 1 रुपया भी इजाफा नहीं किया। ये ओगरा का फैसला था, हम इस पर क्या कर सकते थे। वज़ीर ख़जाना ने एक बार फिर हुकूमती फ़ैसले का दिफा किया। दुनिया का इमरान खान के साथ गुफ्तगू में उनका कहना था IMF ने सब कुछ कराया है जो वाजिब भी ना था। इस पे तो 1 रुपया भी टैक्स नहीं बढ़ा है। ये तो ओगरा के जो फैसला था, एवरेज कॉस्ट थी, वो हमने पेश की है लोगों को। हम क्या कर सकते थे। फाइनेंस मिनिस्टर जो भी कुछ कहे, फाइनेंस मिनिस्टर की साइन से तो पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ती ना सर, प्राइम मिनिस्टर की साइन से बढ़ती है। मुझे तो ये अथॉरिटी नहीं है। मैंने तो जो ओगरा की समरी आई थी, जो पेट्रोलियम ने मुझे भेजी थी, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भेज दी। मैं तो उसमें 1 रुपया लेवी भी नहीं लगाई, 1 रुपया वो भी नहीं लगाया। लेकिन मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये फैसला सही था, ये फैसला पाकिस्तान के हक़ में था और मैं खड़ा हुआ हूँ उसके लिए। IMF के एग्रीमेंट के तहत हुआ है, जिसके अंदर हम डीज़ल के ऊपर जो शौकत तरीन साहब ने, आपको याद है कि एग्रीमेंट किया था कि 5-5 रुपये 4-4 रुपये हर महीने पे लेवी लगाएंगे। तो वो हमने उस वक्त तो नहीं लगाई थी, लेकिन हमने कहा था कि चलो 1 जुलाई के बाद 5-5 रुपये करेंगे। बहुत सारे वो कर्ज चुका है जो वाजिब भी नहीं थे। IMF ने बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं। अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो भी हमने, जिस दर भी हमें परेशानी से गुजरे, अब वो ख़तरे ख़त्म हो गए। अब पाकिस्तान के बारे में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं सोच रहा। जो 42 अरब रुपए का मैंने फ़िक्स टैक्स लगाया था दुकानदारों के ऊपर, लेकिन मेरी इसमें ये गलती ये हो गई कि बहुत छोटे जो दुकानदार हैं, पान वाले, वहाँ तक शायद मैं कंसल्टेशन सही नहीं कर सका। दूसरी चीज़ ये थी कि वो 3000 की बात हुई थी और 6000 का टैक्स लगा दिया FBR ने। वो भी मेरी गलती है ऑफ कोर्स, बिजली के महकमे में। इसकी वजह ये कि वो ATL पे नहीं थे। जो दुकानदार एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में नहीं था, जो ज़्यादातर थे, उस पर लग गया। उसके बाद सर जोड़ के हमने एक जो चीज़ निकाली कि 27 अरब रुपए हम दुकानदारों से फिर भी लेंगे। इसकी वजह से 15 अरब का नुकसान हो गया। ये 15 अरब मुझे बहरहाल कहीं से पूरे करने हैं, और वो 15 अरब रुपए का मैं अभी आपको ये बता सकता हूँ कि सिगरेट के ऊपर और तंबाकू के ऊपर टैक्स होगा। कि अपनी चादर देखकर कार फैलाएं। जितने हमारे पास पैसे हों उतने हमारे अखराजात हों। इसके अंदर 2 आसान चीज़ें जो हैं वो होती हैं, बजट डेफिसिट देख लें और करंट अकाउंट डेफिसिट देख लें, या ट्रेड डेफिसिट देख लें। आप में से यहाँ पे कई लोग जानते होंगे बजट डेफिसिट जो होता है वही ट्रेड डेफिसिट में या करंट अकाउंट डेफिसिट में रिजल्ट करता है। इसकी वजह यह है कि जब हुकूमत बजट डेफिसिट करती है तो हुकूमत डिससेव करती है। हम जो पैसे हुकूमत ले रही है आपसे टैक्सों से, उससे ज़्यादा खर्च करते हैं तो डिससेविंग होती है, हमें कहीं और से पैसे चाहिए। अब वो पैसे कहीं और से कहाँ से आते हैं? प्राइवेट सेक्टर से ले सकते हैं आप भी आते हैं, बशर्ते के प्राइवेट सेक्टर के पास एक्सेस सेविंग्स हों। लेकिन पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी सेविंग्स नहीं होती, उतनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बल्कि एक्चुअली सेविंग्स का रेशो थोड़ा सा कम है, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट का रेशो ज़्यादा है। तो प्राइवेट सेक्टर के पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि वो हुकूमत को फंड कर सके। मिसाल के तौर पर इस साल 4000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा। पिछले साल 5200 अरब रुपए का डेफिसिट हुआ है, और 4000 अरब रुपए का डेफिसिट करना, यानी कि इतना कम करना, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। लेकिन पिछले साल जो है वो 5200 अरब रुपए का डेफिसिट हुआ है। पिछले 4 सालों में तकरीबन 3500 अरब रुपए का डेफिसिट था। उससे पहले हमारे 5 सालों में 1600 अरब रुपए का डेफिसिट था सालाना। पीपल्स पार्टी के 5 सालों में उससे भी कम था। तो डेफिसिट भी बतदरीज बढ़ता रहा है। इन 4 सालों में तो डबल से ज़्यादा हो गया। और इस साल जो है वो हमारी कोशिश है कि 4000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा। अब 4000 अरब रुपए प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं है, तो 4000 अरब रुपए कहाँ से आएंगे? तो 4000 अरब रुपए आप दूसरे दीगर ममालिक से बोरो करते हैं, फॉरेनर से बोरो करते हैं। और फॉरेनर से किस तरह बोरो करते हैं? उनकी जो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट जो है, यानी कि हमारी एक्सपोर्ट और उनकी इंपोर्ट, उसके डिफरेंस जो है ना, वो फॉरेनर्स अपनी सेविंग्स यहाँ पे भेज रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप समझ लीजिए कि चाइना ने एक पावर प्लांट इधर लगा के दिया कोल का, जैसे कि पोर्ट कासिम पे लगा दिया या साहिवाल पे लगा दिया। हमने उसके पैसे नहीं दिए, उन्होंने सेविंग्स थी, उन्होंने सेविंग्स से अपने एक प्लांट खरीदा और पाकिस्तान में लगा दिया। उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट हो गया, हमारे लिए एक लोन हो गया। तो वो जो लोन था वो बेसिकली जो है वो फॉरेनर्स अपनी सेविंग्स हमको भेज रहे हैं।
اب گروئنگ کنٹری کے اندر تھوڑی تھوڑی فارنرز اگر سیونگز یہاں پہ بھیجیں تو وہ اچھا ہے. ہر گروئنگ کنٹری کو 1-1.5% آف GDP اگر وہ کرتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرتا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ کہ اس پیسوں کا آپ کیا کرتے ہیں. اگر ایک کمپنی جو ہے وہ پیسے بورو کرتی ہے اور وہ پیسے بورو کر کر اس میں سے وہ صنعت لگا دیتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اس سے صنعت سے وہ پیداوار بڑھائے گی اور پھر آگے بڑھے گی. لیکن اگر ایک کمپنی جو ہے وہ پیسے بورو کرتی ہے اور صرف مینیجنگ ڈائریکٹر کی آفس کو خوبصورت کر دیتی ہے اور اس کے اندر آشائش کی چیزیں ڈال دیتی ہے, تو اس سے تو کوئی پروڈکٹیوٹی تو نہیں بڑھے گی, پروڈکشن تو نہیں بڑھے گی. نیب کی کرپشن کے شکار ہوئے ہیں ان کو ریلیف دیا جائے. پروسیکیوٹ بالکل کریں, جس نے جرم کیا اس کو پیچھا کریں, لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان معاملات کو عدالتوں میں پیش کریں, ثبوت دیں, گواہ لائیں اور جج فیصلہ کر سکے کہ حقیقت کیا ہے. یہ میں اپنے کیسوں کی بات کر دیتا ہوں. 2 کیس ہیں, اسلام آباد میں ہے, ایک کراچی میں ہے. دونوں کیسوں کی نوعیت آپ خود دیکھ لیں. اور آج یہ 4تھا سال جاری ہے کہ یہ کیس چلتے ہیں, ہم یہاں پیش ہوتے ہیں. بہرحال آپ کراچی کے اپنے میڈیا کے بھائیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے, یہی اس کا ایک مثبت پہلو ہے اور یہاں بات کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے. اور دوسرا, جو پرانے نیب کے چیئرمین ہیں, میں نے ان کو پہلے دن بھی جب وہ چیئرمین تھے اس وقت بھی کہا تھا, جب جانے لگے اس وقت بھی کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں کہ اپنے احساسے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں تاکہ اس ملک کے عوام کو پتہ چلے کہ وہ آدمی جو دوسروں پر جو جھوٹے مقدمے بناتا رہا اس کی اپنی حقیقت کیا ہے. یہ جس عہدے پر وہ تھے اس عہدے کی پر رہنے کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو آدمی دوسروں سے 30-35 سال کا حساب مانگتا تھا, ہم اسے وہ حساب نہیں مانگتے. پاکستان کے حساب اسے یہ عوام اسے یہ کہتے ہیں کہ تم احتساب کی بات کرتے رہے ہو, آج اپنے اثاثے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھو. یہ انصاف کے تقاضے ہیں. یہ قانون میں اگر نہیں بھی لکھا ہوا پھر بھی ایک ایتھیکل ریکوائرمنٹ ہے. وہ صاحب سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں, تو میرا ان سے بڑا مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے اثاثے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں کہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ اس ملک میں احتساب کے دعوے کرنے والوں کی حقیقت کیا ہے. جناب کہہ رہے ہیں 4 سال سے آپ لوگ آ رہے ہیں انصاف, جبکہ عمران خان, پاکستان تحریک انصاف اور شیخ رشید یہ بار بار دہراتے ہیں, شور شرابہ کر رہے ہیں کہ آپ نے 1100 ارب کے جو اپنے کیسز تھے وہ ختم کروا دیے, اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال سے کیس نہیں چل رہے. ہم 1100 ارب کا حساب لینا ہے وہ لے لے. 4 سال عمران خان کی حکومت رہی ہے. عمران خان, ہم تو 1100 ارب کی بات کر رہے ہیں نا, اپنے 150 کروڑ کا حساب دے دے جو اس کو دوسرے ملک کے شہریوں اور کمپنیوں نے دیے ہیں اس ملک میں سیاست کرنے کے لیے, اس کا حساب دیتے. ہم تو عدالتوں میں ہیں. عمران خان لگاتا ہے نا, ثبوت لے کر آتا ہے. شاہد صاحب کے کیس میں کوئی پیسوں کا انوالومنٹ ہی نہیں ہے, صرف یہ ایلیگیشن ہے کہ اپوائنٹمنٹ کیا PSO میں 2 آدمیوں کا پورے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. دیٹس دا اونلی ایلیگیشن. وہ 1 روپے کا کرپشن ہم اپنی ایلیگیشن کا جواب دے دیتے ہیں, ہم کوئی ریلیف نہیں مانگتے. یہ حساب دے دیں کہ 150 کروڑ جو آیا تھا ملک میں اسرائیلی اور بھارتی شہریوں سے, اس کا حساب کیا ہے. سر یہ کیسز ختم ہوئے ہیں جب سے آپ کی؟ کوئی کیس ختم نہیں ہوا, نہ ہم کیس ختم کرنا چاہتے ہیں. میں تو آج بھی کہتا ہوں قانون میں لکھ دیں پاکستان مسلم لیگ نون کے کیس کیمرے لگا کر چلائیں, عوام کو دکھائیں. سر یہ جو عوام چاہتی ہے کہ یہ نیب کا جو قانون ہے یا یہ وہ, اس سے اس کو کوئی سرکار نہیں ہے. اب آپ نے تیل کل بڑھا دیا, غریب عوام وہ چاہتی ہے کہ آپ کی حکومت سے امیدیں تھیں. نواز شریف صاحب کا کل بیانیہ اور تھا, مریم نواز صاحبہ کا اور, شہباز شریف صاحب کا, مفتاح اسماعیل صاحب کا اور. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ 90 سے بھی کم عالمی منڈی میں 90 سے بھی کم آ گیا تیل. گزارش یہ ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں, یعنی 125. جی بات سمجھ آ گئی. جی بہت شکریہ. تیل کی قیمت جو ہے یہ اوگرا کا نظام ہے, دنیا کی قیمتوں کا نظام ہے. یہ کسی بیانیے پر تبدیل نہیں ہوتی. جب سے اوگرا بنا ہے, اوگرا پچھلے 15 دن کا جو دنیا کی تیل کا ایوریج ہوتا ہے, جو ڈالر روپے ریٹ کا ایوریج ہوتا ہے, اور جو اس عرصے میں جو پرانا تیل بیچا گیا اس کی جو LCs ہیں ان کی جو پیمنٹ ہوتی ہے, اس کا حساب کر کے تیل کی قیمت کا تعین کرتا ہے.
یہ حکومت نہیں کرتی، یہ میں نہیں کرتا، یہ مفتاح اسماعیل صاحب نہیں کرتے، یہ کوئی اور شخص نہیں کرتا، اوگرا کر کے دیتی ہے۔ حکومت اس پر ٹیکس لگائے تو لگانا چاہتی ہے، حکومت نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا۔ اس لیے ہمیں ذرا ان باتوں کا سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے کہ تیل کا تعین کیسے کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی کے بیانیے کی بات نہیں ہوتی، یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے جو اوگرا جس کا تعین کرتی ہے، اور ہم اس کا حل یہ دے رہے ہیں کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو مارکیٹ ہے وہ خود ہی تعین کر لے کہ کس قیمت پر تیل آتا ہے اور کس قیمت پر بیچا جاتا ہے۔ عباسی صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ عام لوگوں کو نہیں پتا کہ اوگرا کی کیا پاور ہے، وہ کیا کرتی ہے۔ عوام کو یہ پتا ہے کہ انہیں آپ نے جب حکومت والی آپ نے کہا کہ کچھ پاور پلانٹ بند ہیں بجلی کے، وہ آج تک نہیں آپ چل سکے۔ پیٹرول کی قیمتیں دنیا میں کم ہو رہی ہیں، آپ کل سب کہہ رہے تھے کہ بڑے کم ہوگی، آپ لوگوں نے بڑھا دی۔ عوام عذاب میں مبتلا ہوگی اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ قانون ہے وہ قانون ہے، دنیا میں یہ ہو رہا، عوام کہاں جائے گا؟ جی بالکل آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات درست ہے۔ تیل کی قیمت کا تعین میں نے آپ کو بتا دیا، ایک نظام ہے، میرا بنایا ہوا نہیں ہے، 25-30 سال سے یہی نظام چلتا ہے۔ میری اور آپ کی خواہشات کے مطابق تیل کی قیمت نہیں ہوتی، جس قیمت پر تیل خریدا جاتا ہے اسی پر بیچا جاتا ہے۔ تو اگر اس دفعہ کم نہیں ہوئی، کیونکہ یہ پچھلے 60 دن کے جو تیل آیا تھا، یہ قیمت کا تعین اس پہ ہوتا ہے، مستقبل کی قیمت میں اس کا اثر آئے گا اور مجھے امید ہے کہ تیل کی قیمت میں کمی آئے گی۔ پاور پلانٹس جو ہیں ملک کے اندر، میں نے ابھی آپ سے گزارش کی، آپ اپنا جولائی کا بل دیکھیں، یہ جو مئی کے اندر بجلی بنائی گئی تھی یہ اس کا تعین ہے۔ دنیا میں مئی کے اندر، مئی 21 میں ایک سال پہلے جو ہم نے بجلی بنائی تھی اس پر جو پیٹرول یا ڈیزل یا LNG یا کول تھا اس کا خرچہ تھا 74 ارب روپیہ۔